यूनिफॉर्म सर्विस कोई भी हो, आसान नहीं होती। न महिला न पुरुष का भेद, सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी। और ड्यूटी भी ऐसी कि 24 घंटे में आपको कभी भी अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ता है। और जब बात नक्सली क्षेत्र की हो तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पर हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत है जिन्होंने नक्सलियों की मांद में रह करके 2.5 साल ड्यूटी की, और ड्यूटी भी ऐसी की जो अपने आप में एक इतिहास बन गई। इतिहास हम इसलिए कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा ज़िले में महिला डीआरजी की टीम बनी हुई है। वो पहली ऐसी टीम थी जिसमें नक्सल समर्पित महिलाएं भी थी जो नक्सली थी। कभी ऐसी नक्सल पीड़ित महिलाएं थी कि जिन्हों नक्सली की वजह से वो पीड़ित रही हैं, और ऐसी महिलाएं जो वहाँ पे पुलिस में रह के काम करना चाहती थी। उस टीम को लीड करने वाली हमारी छत्तीसगढ़ की पहली जो महिला ऑफिसर हैं डीएसपी शिल्पा साहू थी। शिल्पा साहू आज भिलाई में महिला विरुद्ध अपराध शाखा में पदस्थ हैं। डीएसपी हैं शिल्पा जी, और अपने आप में इनकी शख्सियत आप कोविड के समय आप देखेंगे तो इनको पीएम मोदी तक ने इनके काम की सराहना की थी। और आज शक्ति रूपेणु संस्था के हमारे इस एपिसोड में शिल्पा जी से हम जानेंगे उनके जो मन की बात है, उनकी पढ़ाई से लेकर के डीएसपी बनने का सफ़र, और ऐसी बातें जो हमर बेटी हमर मान अभियान को और आगे बढ़ाती हैं। शिल्पा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। शिल्पा जी, हम अभी स्टार्टिंग में शुरुआत करते हैं कि हमर बेटी हमर मान अभियान अभी शुरू हुआ है। आप अपने परिवार का मान है, आप लोग 4 बहनें हैं। बेटी का मान आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपने जो अपने परिवार का मान बढ़ाया, समाज में एक अलग पहचान बनाई। तो इसके पीछे लेकिन क्या कहानी रही कि आप इस राज्य पुलिस सेवा में आई हैं? पढ़ाई कैसी रही आपकी? शुरू से आपको क्या करने का मन था? और आप के बीच इस जो सीढ़ी है, आपकी सफलता की सीढ़ी के पीछे में कुछ ऐसे संघर्ष भी रहे होंगे कि जो लोगों को नहीं पता है, पर शायद क्योंकि कोई भी सफलता संघर्ष के बिना नहीं होती है। जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि बेटियां जो है शुरू से ही अपने माता पिता के लिए हमेशा जो है मान बढ़ाने का ही काम की है। और हर बेटियों के मन में ये एक बचपन से ही रहता है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, हमारे परिवार वाले, वो गर्व करें। मैं भी यही सोच के जो है अपनी पढ़ाई करती थी, और मन में कहीं ना कहीं बचपन से ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने पैर पे खड़े रहूं, और साथ ही साथ अपने माता पिता के लिए भी एक लाठी का सहारा जो होता है वो बनूं। चूँकि घर में हम सभी बहनें हैं, 4 बहनें हैं। मैंने अपनी दादी को जो है देखा है, वो एक सशक्त महिला थी जो अभी वर्तमान में तो हमारे बीच नहीं है रही। उन्होंने अपने दम पे बहुत कुछ किया है। तो जब ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने रहते हैं कि एक महिला, जब दादाजी भी नहीं थे उनके बाद भी अपने पैर पे दादी ने खड़े करके अपने पूरे घर को संभाला है और हमको भी पढ़ाया लिखाया है, तो क्यों ना इतने ऑप्शन हैं आपके साथ कि आप ऐसा कैरियर में आगे बढ़ सकती हैं। तो मैंने भी यही सोचा, और ये सोच के मैं अपने साथ साथ हर एक लड़कियों को यही बताना चाहूँगी कि ऐसा पढ़ाई करें, और जो इच्छा है उनकी बनने की, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सेवा में ही आए। आप जिसमें आपकी रुचि हो उसमें आप बेस्ट करें, और अपने माता पिता के लिए हमेशा जो है एक गर्व, प्राउड मोमेंट जो है क्रिएट करें। आप 2013 बैच की रही हैं पास आउट, जी और 2012 में आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, जी इंजीनियरिंग किया आपने। जी। 1 साल में पहले अटेम्प्ट में कैसे निकाला, और कैसे दिन रात आपने एक किया था पढ़ाई के लिए? जी, कहते हैं कि अगर आप फोकस करके स्टडी करें और आपको क्लियर हो कि आपको करना क्या है, तो कोई भी राह जो है मुश्किल नहीं रहती। इसी तरीके से मैंने जो है राज्य सिविल सेवा परीक्षा के बारे में जब जाना और उसका सिलेबस वगैरह देखा, तो मैं उसी चीज़ में फोकस होके जितना भी मुझे समय मिलता था उसमें मैंने तैयारी की। शुरुआत में मैं 5 से 6 महीने जो है निजी जो एडहॉक बोलते हैं उस स्तर पे मैंने साइंस कॉलेज में भी पढ़ाया था। दुर्ग के जो साइंस कॉलेज में, वहाँ भी देख के ऐसा लगा कि नहीं, इसमें तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे उसी तरह राज्य सेवा में जाना है। तो मैं जैसा भी हो अपनी पढ़ाई में के सहारे से सारे कुछ अपना जो करता है आपके करियर में, उसके भरोसे मैं आगे बढ़ी हूँ, और
जो मुझे सफलता प्राप्त हुई है। 2019 में आपकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में हुई। जी। दंतेवाड़ा में एक अलग चैलेंज होता है काम करने का, मैदानी इलाकों में काम करते जी। हैं और नक्सली एरिया में काम करते हैं। तो वहाँ जाके जो आपका चैलेंज मिला और आपको अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपने अपने काम को कैसे एंजॉय किया? सबसे पहले नक्सल एरिया में जो एक चैलेंज रहता है, सब जानते हैं कि नक्सली जो माहौल है वो एक चैलेंज है। सबसे बड़ा एक हमारे जिम्मेदारी बनती है ना कि सिर्फ पुलिस की बल्कि प्रशासन, वो है नक्सल क्षेत्र में जनता का विश्वास। वो प्रशासन पर खासकर पुलिस पर विश्वास इतनी आसानी से नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नक्सली दबाव में रहते हैं। हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो वो संकोच करते हैं। हम अगर सिविक एक्शन कुछ देना भी चाहते हैं तो उनके मन में डर रहता है कि हम कुछ ले लें उनसे, पुलिस से या प्रशासन से, तो नक्सली कल उनके घर में अटैक कर दे या कुछ उनको धमका दे। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि हमारा विश्वास जो है उन जनता तक पहुंचाना, उन पे जो भी सहयोग हम कर सकते, चाहे हेल्थ से अभियान जो चलाए हुए हैं, लोन वर्राटू अभियान जो हमारे एसपी सर अभिषेक पल्लव सर जब वहाँ थे तो उनके द्वारा चढ़ाया, हम मोटिवेट करते थे कि आप सरेंडर, अगर आप नक्सलियों के साथ काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, आपको कितनी सुविधाएं शासन के द्वारा दी जा रही है, आपको नौकरी भी मिल रही है, घर की भी सुविधा है और भी प्रशासन, हेल्थ से सभी। तो ऐसे अभियान थे। लोन वर्राटू बदलेम एड का एक अभियान था जिसमें हम गवर्नमेंट की सभी सुविधाओं को जो है एक मंच पे लाते थे। मैंने उसमें कई ग्रामीण क्षेत्र जो सेंसिटिव एरिया थे वहाँ गए थे, वहाँ ये हुआ था। तीसरा, कई ऐसे हम करते थे सिविक एक्शन ऐसे एरिया पे जो जहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई है, जस्ट कैंप खुला है और सड़क बनने का काम प्रगति पे था, वहाँ पे हम लोगों को सैनिटरी नैपकिन जो शायद अवेयर भी नहीं थे उस जगह पे, ये सबसे बड़ी दिक्कत हाँ, आती है महिलाओं के और इवन साथ वो संकोच भी कर रहे थे, वो जानते भी नहीं थे कि सैनिटरी नैपकिन क्या होता था, क्योंकि वो बाहर निकलते ही नहीं थे अपने औरत से, और प्रशासन जो भी योजनाएं हैं उनके लिए लाती है उनके बारे में उनको जानकारी नहीं रहती थी। तो ऐसे कई चैलेंजेस थे। तो हम उनका विश्वास जिनके उनको इस चीज़ के बारे में बताते थे, गुड टच बैड टच, सबसे बड़ी बात जो जिस चीज़ से वो समझते जरूर है लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो नहीं जानते थे, तो उनको लैंग्वेज में वो समझाना, गुड टच बैड टच, छात्रावास के बच्चे थे वो समझते थे लेकिन महिलाएं इस चीज़ को नहीं समझ पाती थी। ये हम एक चैलेंज उनके लिए करते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके कुछ इलाज, जैसे आँखों में कुछ हो गया है, उनका इलाज, पैर चलने में असमर्थ है, तो उनको पता है हॉस्पिटल है लेकिन वो इच्छुक नहीं रहते थे जाने के लिए, वाहन की सुविधा उनके पास नहीं रहती थी। तो हम एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते थे, मैंने और हमारी टीम ने, हमारी पूरी पुलिस की टीम ने जो है एक महिलाओं का भी ऑपरेशन में सहयोग किया था, समन्वय बना के कई बच्चों को हमने व्हील चेयर भी प्रदान करवाया था प्रशासन के सहयोग से। तो बस कोऑर्डिनेट की ही आवश्यकता रहती है और उनका विश्वास की। आपने बात विश्वास की कही और छत्तीसगढ़ की पहली महिला डीआरजी आपके नेतृत्व में बनी। कैसी महिलाएं थी शामिल उनमें, और आप लोगों ने ऐसा जो पुरुषों का जो काम है उन जैसा काम किया आपने, तो क्या कहीं कोई दिक्कतें आई है? आपने उस चैलेंज को बहुत अच्छे से कैसे कंप्लीट किया? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि बस्तर में जब भी किसी की नियुक्ति हो, इवन बस्तर ही क्या, जब छत्तीसगढ़ पुलिस, सबका एक मोटिव है कि नक्सलवाद को ख़त्म करना। वहाँ हम सभी मिलके, चाहे पुरुष हो महिला, सबका एक टारगेट रहता था कि हम जिस काम में लगे हैं, हमको थोड़ा सा भी, जो भी कार्य के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, हम सब कहीं ना कहीं नक्सलवाद को ख़त्म करने में अपना सहयोग 100% दें। और इसी जज्बे के साथ जो है हमारी महिला डीआरजी की टीम भी काम कर रही थी, और सभी, मैं अगर बोलूँ तो सभी हमारी टीम की महिलाएं का जो एक एकता जो है बनी हुई थी, और हमेशा आगे भी, अभी जो मेरे बाद भी जो टीम है उनमें भी ये भावना है, टीम स्पिरिट की जो भावना बोलते हैं, और सभी मिल के जो है, सभी जैसे मैंने कहा उसी भावना से काम करती थी कि नक्सलवाद हमको ख़त्म करना है। कुछ महिलाएं जो समर्पित होकर आई थी वो उस चीज़ को अच्छे से समझ रही थी कि कितना नुकसान है उस नक्सलवाद में, और हमको कितना परेशानी, हमारे मतलब नक्सलवाद के कारण हम लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है। तो उनका भी ये था कि जो दुख वो सहे हैं और जो लोग सह रहे हैं नक्सलवाद के कारण, उसको क्यों ना ख़त्म किया जाए, और हम अपना 100% देंगे। लड़का लड़की का जो भेदभाव है, चूँकि नक्सलिज्म में भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, उनके भी वैसी एक स्ट्रेटजी रहती है, बिल्कुल। तो हम भी क्यों किसी तरीके से कमी करें, अगर हमारी महिलाएं एक पॉजिटिव वे में उनके नक्सलवाद को ख़त्म करने में सहयोग कर रही हैं तो फिर हम कमी नहीं छोड़े, और उसी भावना से हम जो है आगे बढ़ रहे थे। माँ दंतेश्वरी के नाम पे दंतेश्वरी फाइटर्स का नाम रखा गया था। तो कहते हैं कि महिला शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हम उस शक्ति की आराधना भी कर रहे हैं, तो वो महिला शक्ति आपने 2.5 साल उनके साथ में बिताया,
तो आपके ऐसे कौन से अचीवमेंट रहे कि जिनको देख के सीनियर्स भी कह उठे कि वाकई दंतेश्वरी फाइटर्स जो कर सकते कोई नहीं कर सकता? मैं उसमें बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे पल रहे हैं, जो जिसमें एक बार हमने आईडी डिफ्यूज़ किया था। ये सर्चिंग के दौरान रास्ते पे हम लोग कैंप नया ओपन हुआ था और हमारी सर्चिंग पार्टी जारी थी, तो हमारे डीआरजी टीम की 2 महिलाएं थी, विमला और लक्ष्मी। उन्होंने जो है ये सर्चिंग के दौरान जो है आईडी डिफ्यूज़ किया था। उस चीज़ के लिए हमको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल मैडम से भी सराहना प्राप्त थी। उसके अलावा लगातार कैंप एस्टेब्लिशमेंट में जो उनका सहयोग रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, उसमें भी हमको उसके अलावा कई तो डीआरजी की टीम उन्होंने मास्क सिल के दिया था। उसके अलावा कई ऐसी महिलाएं थी जो सरेंडर होने के बाद जो है अपने परिवार के लिए, अपने पुलिस विभाग के लिए हमेशा समर्पित रही हैं और जो भी बोल सकते हैं गाइडेंस हमेशा अपना जो है नॉलेज का वो देती रही हैं। तो वहाँ की जो महिलाओं की टीम थी उनमें एकता हमेशा बनी रही है और उनका जज्बा हमेशा रहा है, और उनके द्वारा जो है कोरोना के टाइम भी अच्छा काम किया गया है। ना सिर्फ नक्सल में वैसे अभियान में भी शामिल रही है जिसमें कई बार जो है नक्सली मुठभेड़ हुआ है और हमें अच्छी सफलता मिली है। 5 लाख 8 लाख के इनामी नक्सली मारे गए हैं, उनमें भी उनका महत्वपूर्ण है। तो बहुत अच्छे अच्छे पल रहे हैं जिसमें जो है सीएम सर जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण से हमेशा अप्रिशिएशन मिलता रहा है, और अभिव्यक्ति जो पिछले वर्ष जो है सम्मान हमको दंतेश्वरी फाइटर्स को भी अभिव्यक्ति सम्मान जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला हुआ है। बात करें हम, आपने बताया डीआरजी टीम के बारे में, आपने बताया कि एक प्रेग्नेंट महिला ने उस समय गश्त करी थी। आपने भी एक वैसे जब आप प्रेग्नेंट रही और कोविड चल रहा था तो पीएम मोदी तक ने आपको अप्रिशिएट किया था, तो वो जो पल था कि आप जब निकली हैं तो कुछ ऐसा मन में लगा कि नहीं, मुझे अपने होने वाले बच्चे की सेफ्टी ज़रूरी है, मेरी सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन आपने अपना कर्तव्य निभाया, तो वो कैसा जज्बा था आप में वो? जी, कोरोना के टाइम जो कि सेकेंड वेव था, उस टाइम मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट थी और उस टाइम छत्तीसगढ़ में स्थिति ज़्यादा ख़राब थी सेकेंड वेव में। सभी ड्यूटी पे थे, ऐसे बहुत सी महिलाएं थी जो इस दौर से गुजर रही होगी, जहाँ तक मैं मान रही हूँ, और छत्तीसगढ़ में ही नहीं अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में भी ये स्थिति थी। मैं भी वही अपनी ही ड्यूटी कर रही थी, चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ था जिले में, और लॉकडाउन का पालन करवाना जो है पुलिस का भी एक महत्वपूर्ण काम था। बहुत से नाके पॉइंट लगे हुए थे जहाँ पे लोगों को रोक के समझाइश दे रहे थे कि अनावश्यक ना घूमे। सेम उसी तरीके से मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी, और ड्यूटी क्या, वो मेरे अधिकारी और हमारे कर्मचारी सब मिल के ही काम कर रहे थे। तो मेरा भी कहीं ना कहीं ये था कि ऐसे टाइम पे मैं अपने अधीनस्थ जवानों को भी ताकि उनका भी जो उत्साह बना रहे, वो और अधिक मोटिवेट होकर काम करे। जब वरिष्ठ अधिकारी उनके बीच पहुंचता है तो उनका जवानों का भी उत्साह बना रहता है। दूसरा एक प्रयास ये भी था कि आप कोरोना में तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब कोरोना को हम हरा सकते हैं या अपनी सावधानी जो है हम बना के रखें। तो अगर मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूं तो यही था कि जब लोग सुरक्षित रहेंगे तब मैं भी सुरक्षित रहूँगी। तो बस यही इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने वो ड्यूटी की थी, और उस चीज़ के लिए मुझे बहुत से मतलब लोगों ने अच्छा सकते हैं उत्साह मेरा बढ़ाया था, मुझे उस चीज़ के लिए जो है मोटिवेट किया था, और आगे भविष्य में भी मैं ऐसी ड्यूटी करते रहूँगी। मैं अपने बच्चे, अपने परिवार को अपनी कमजोरी ना मानकर एक ताकत मानती हूँ, और इस तरीके से वो आगे भी मेरी ताकत का ही काम करेंगे। परिवार की बात आपने कही, आपकी जो शादी है, आपके हस्बैंड भी डीएसपी हैं, पुलिस विभाग में, तो दोनों एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। तो जब आप लोगों की मैरिज हुई तो डीजी साहब ने एक तोहफा दिया था कि आप लोगों की पोस्टिंग आसपास हो, ये चीज़ें काफ़ी मीडिया में भी आई थी। तो सर का कैसा सहयोग होता है, क्योंकि घर के सहयोग के बिना बोलते सफल पुरुष के पीछे महिला है, लेकिन महिला सफल जब होती है जब उनके घर में उनके पिता या पति का जब है सपोर्ट बहुत अच्छे से होता है। हर सफलता, जैसे हम जानते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरीके से एक सफल औरत के पीछे एक समझदार आदमी का हाथ होता है। तो बिल्कुल मेरे यहाँ जो हमारे हस्बैंड है श्री देवान सिंह राठौर, वो अभी वर्तमान में एसडीओपी पाटन के पद पर पदस्थ है दुर्ग जिले में। उनका हमेशा सहयोग रहा है। एक ही विभाग में होने का बहुत से फ़ायदे हैं कि हम उस रूटीन को समझते हैं, उस कार्य को समझते हैं, क्या है, कैसा जिम्मेदारी है।
तो हमेशा इसका मैं पॉजिटिव ही देखती हूँ कि उनका सहयोग है, समझदारी इस चीज़ में है हम दोनों की कि हमको कैसे समय देना है एक दूसरे को। अब चूँकि हमारे साथ एक बच्चा भी आ गया है तो हम कैसे उस जिम्मेदारी को निभाएं। कई बार वो व्यस्त रहते हैं और अगर मुझे समय मिल रहा है तो मैं बच्चे के लिए वो समय दे रही हूँ, कई बार मैं व्यस्त रहती हूँ तो वो दे रहे हैं। नाइट ड्यूटी अगर मेरी रहती है तो तब तक बच्चे को वो संभालते हैं। तो इस तरीके से हम आपसी समन्वय में इस चीज़ को जो है संभाल के अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल एक विभाग होने का फ़ायदा है। नुकसान तो उतने नहीं है बट फ़ायदे को ही हम देखते हैं। जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ को ही हम आगे लेके चलते हैं और सपोर्ट हमेशा उनका रहा है, परिवार का भी रहा है। मेरा अंतिम सवाल है मैम कि बेटियां हमर मान हमर बेटियां जो चल रहा है अभियान है, उसमें आप लोग अभी काफ़ी वर्क कर रहे हैं और रक्षा टीम के साथ में भी आपको कोऑर्डिनेट करता है, महिला विरुद्ध अपराध में भी आप इंचार्ज हैं यहाँ पे। तो बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ में बेटियों को ऐसा क्या जज्बा हो कि वो अपने परिवार का मान बढ़ाएं, अपना मान बढ़ाएं, अपने शहर का मान बढ़ाएं? जैसे हमर बेटी हमर मान योजना अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। हम ना सिर्फ उनका बल्कि हम सभी का यह मानना है कि अगर बेटियां सुरक्षित हैं तो प्रदेश सुरक्षित रहेगा और देश सुरक्षित रहेगा। आज के टाइम महिलाएं जो है सब जानती हैं, जागरूक हैं, बस ज़रूरत है तो उनको अपने विश्वास को बनाए रखने की और हिम्मत की। आज ऐसा कोई नहीं है कि जो किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना रखता हो, उनको कानून की भी जानकारी है, हर चीज़ की जानकारी है, मोबाइल वो चलाती हैं। बस ये है कि थोड़ा हिम्मत करें, अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो सोचे ना, तत्काल उस चीज़ पर कार्रवाई करने हेतु आगे आए, आगे बढ़े, चुप ना रहे। और हर ज़िले में जो है अभिव्यक्ति ऐप जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो लाया गया है उसमें वो उस चीज़ के बारे में जागरूक होकर हम जैसे प्रचार प्रसार हर तरीके से कर रहे हैं, वो उस ऐप को डाउनलोड करें और जितना हो सके जो है जागरूक रहें और आसपास लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी दें। और हमर बेटी हमर मान तभी ये सफल हो सकता है जब आप खुद स्वयं में सक्षम हो के जागरूक हो महिलाओं के अधिकारों के बारे में और अपनी सुरक्षा के बारे में। जी हाँ मैम, बहुत अच्छी बात की। अभिव्यक्ति ऐप में नाम से ही पता है कि अभिव्यक्ति यानी कि महिलाओं को अपने लिए कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है तो अभिव्यक्ति पेश करनी होगी। चाहे वो किसी चीज़ का विरोध हो, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है उसकी भी अभिव्यक्ति करें, आप उसको भी चुप ना रहें, उसको भी कहें और बताएं। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस है, महिला अधिकारी है यहाँ पर, आप चुप रह कर सहेंगी तो वो हौसला लोगों का और बढ़ता जाएगा। और रही बात शक्ति रूपेणु संस्थिता हमारे कार्यक्रम में, तो आप शिल्पा जी जिस तरीके से बताया कि वर्दी में कोई भेद नहीं होता है, यूनिफॉर्म सर्विस है और सर्विस किसी भी क्षेत्र में हो। आज महिला पुरुष बराबरी पे काम कर रही हैं और जब बराबरी का मौका मिलता है तो हमें खुद को प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर हम प्रूव कर पाते हैं तो हमें आगे हमारे जो दूसरी बेटियां हैं, दूसरी बेटियों का रास्ता बनता जाता है। और शिल्पा जी ऐसे ही एक उदाहरण है हमारे दुर्ग के लिए, क्योंकि दुर्ग की बेटी हैं और छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, तो छत्तीसगढ़ की कम से कम बेटियों के लिए एक उदाहरण है कि शिल्पा ने जिस तरीके से अपनी तैयारी करी और आज इस मुकाम पे पहुंची है, उनको देख करके और भी बेटियां आगे जो है सफल होंगी और उनको देख करके मोटिवेट होंगी। शक्ति रूपेण संस्थिता के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।